चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने सिंपली सफिशिएंट डिस्कस किया था ना कि सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, डेफिनेशन, फिर फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या होता है, यही दोनों डिस्कस किया था। अभी स्टार्ट करते हैं मिनिमल सफिशिएंसी से। तो क्या डेफिनेशन है मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर का? सो हाउ टू डिफाइन मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर? बताइए जी, मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर का डेफिनेशन आप लोग क्या जानते हैं? आइए है किसी को? हाँ, व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? L of theta equal to product of f of xi. देन वो तो लाइक्लीहुड फंक्शन है। मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर किसको बोलेंगे? देखो एक सफिशिएंट तो होगा ही, है ना। अ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सेड टू बी मिनिमल सफिशिएंट। तो एक तो डेफिनेशन ऐसा मिलता है बुक में, आप देखेंगे तो ये लोग बताते हैं कि अ सफिशिएंट एस्टिमेटर T is minimal sufficient if and only if it is a function of all other sufficient statistic, all other sufficient statistic, that is जो ये tx होगा, दिस इज सम फंक्शन ऑफ मान लीजिए एस एक्स, वेयर एस इज जो एस एक्स वैक्टर है, ये है ना, एक्स लिख रहा हूं वैक्टर, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, दिस इज एनी अदर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर। तो ये कुछ जगह डेफिनेशन, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में हम इसका यूज नहीं करेंगे। सो वी विल हैव बेटर, है ना, अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन, या मैं बोलूँ कि हमारे पास थ्योरम है जो इजीली हम उससे हम सॉल्व कर पाएंगे। एक बार पढ़ लीजिए। तो हमने लिखा है कि सफिशिएंट एस्टिमेटर टी इज मिनिमल सफिशिएंट इफ एंड ओनली इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल अदर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, या टी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एस एक्स, वेयर एस एक्स जो है ये एस एक्स वैक्टर है, एक्सेस इज एनी अदर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं उसके लिए। अब चाहो तो यहाँ पे, है ना, अब वैसे इंट्रोड्यूस करना चाहो तो यू मे राइट लाइक कि x1 x2 up to xn, it is a random sample from distribution f theta, so from a distribution containing parameter theta। तो ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या है? तो इससे बेटर है कि दूसरा तरीका हम लगाए कि जैसे आपको याद होगा कि कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, लेट्स से एक मैं क्वेश्चन आपको याद दिलाता हूँ। तो हम लोग कल एक क्वेश्चन देख रहे थे, x1 x2 xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा वन, t1 है समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, t2 है x बार, t3 है x1 कॉमन समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 2 to n, t4 है x1 x2 समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 3 to n, या t5 है x1 x2 प्लस x3 समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 4 to n। इस तरह क्वेश्चन था, आपको याद होगा कल हम लास्ट में सॉल्व कर रहे थे।
सो ये अभी 4 एस्टिमेटर है, मान लीजिए 5वां एस्टिमेटर है, सो द 5th वन इज फुल सैंपल, 6th वन इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये n है, सैंपल साइज n। तो इनमें से कौन कौन सा सफिशिएंट एस्टिमेटर है, या मैं एक और लिख दूं T7, मान लीजिए x1 से लेके लेट से x k तक, k कोई नंबर है बीच का, और xk+1 से लेके xn तक, इस तरह से। सो इनमें से कौन कौन सा सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा के लिए? ऑल आर, है ना, तो हमने कल डिस्कस किया था। सो ऑल ऑफ देम आर सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब मुझे डिसाइड करना है इनमें से कौन सा मिनिमल सफिशिएंट है। क्या लगता है आपको, विच वन इज द मिनिमल सफिशिएंट? सो विच वन इज द फंक्शन ऑफ ऑल अदर एस्टिमेटर? T1 T2 T1। हाँ एग्जैक्टली, दोनों सही कह रहे हैं आप, है ना, T1 T2, T1 एंड T1 T2 जो एक दूसरे का वन वन फंक्शन है। सो इस केस में, है ना, ऐसे बहुत सारे लिख सकता हूं, वी कैन राइट मेनी। सो ऑल आर, तो यहां जो लिख रहा हूं, ऑल आर सफिशिएंट एस्टिमेटर, all are sufficient estimator, but now we want to know which one is the minimal sufficient estimator। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम है जो हेल्प करेगा। जैसे सफिशिएंट में भी था कि डेफिनेशन से सॉल्व करना है ना, काफी टाइम ले रहा था, सो हमारे पास फैक्टराइजेशन थ्योरम था दैट वर हेल्पिंग अस टू फाइंड द सफिशिएंट एस्टिमेटर। वैसे ही एक थ्योरम है जो हमें हेल्प करेगा मिनिमल सफिशिएंट फाइंड करने में। सो व्हाट इज दैट थ्योरम? तो आंसर सही है ना, यहां से जो आएगा T1 and T2 are the minimal sufficient estimator। तो बिकॉज इट इज फंक्शन ऑफ ऑल अदर एस्टिमेटर, आप चेक कर सकते हैं, यही डेफिनेशन लिखा हमने कि एक ऐसा एस्टिमेटर जो बाकी सारे एस्टिमेटर का, एक ऐसा सफिशिएंट एस्टिमेटर जो बाकी सारे सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन हो, सो दैट इज अ मिनिमल सफिशिएंट। तो अब हम थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम क्या हमारे पास, जैसे so theorem is, again I'm saying x1 x2 xn is a random sample from a distribution f theta। likelihood function you all know, तो मैं एक नोटेशन यूज करूंगा, likelihood function in sample x, so this is f of xi, I from 1 to n, and I will use a likelihood function in sample y, मतलब वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, in sample y। सो इसका नोटेशन यूज करेंगे हम एफ थीटा वाई आई फ्रॉम 1 to n। सो थ्योरम सेज, ठीक है, कि अ सफिशिएंट एस्टिमेटर t, तो t इज अ फंक्शन ऑफ, यू नो, एस्टिमेटर इज अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पैरामीटर, डेफिनेशन एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक का। So a sufficient estimator T is minimal sufficient if and only if, यहां पे आता है likelihood function of theta in variable x upon, सर हम लोग यहाँ पर x वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ हाँ, x वेक्टर x वेक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब नहीं, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, ये बस नोटेशन है कि x के टर्म में लिख रहा हूं, y के टर्म में लिख रहा हूं, जस्ट वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम ना, मतलब यहाँ वेरिएबल x है तो लाइक्लीहुड फंक्शन, या हटा दोगे तो ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि x में है, ये y में है, तो सेम ही चीज, बस वेरिएबल चेंज किया मैंने। मैं बोल रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ, ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन किसका फंक्शन होता है? फिर इसको L थीटा गिवन x का लिख सकते हैं ना? हाँ वैसा लिख लीजिए, अगर वैसा है तो गिवन या जस्ट कॉमा लिख सकते हैं आप चाहे तो, वैसा वो कैसे भी नोटेशन है तो जस्ट नोटेशन है, आप ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन एक्स बार। नोटेशन है वो। अरे उसके मतलब यहाँ लिख रहे हैं x के टर्म में इसलिए x लिख रहे हैं, y के टर्म में y लिख रहे हैं, z के टर्म में होगा z लिखेंगे, t के टर्म में होगा t लिखेंगे, इस तरीके से। लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा एंड x, लाइक्लीहुड फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है ना, लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा इन x, लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ, जो नीचे बार लगा हुआ था ना,
जो वेक्टर का नोटेशन है नीचे जो बार लगा हुआ है। अरे भाई ये इसका मतलब ये है x1 x2 xn, इसका मतलब ये है, ये हाँ ओके सर। अंडरस्कोर लगा हुआ है y1 y2, दिस इज yn, ये वेक्टर मतलब ये है n टपल, यही सैंपल की वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम सैंपल। तो यहाँ वेरिएबल स्मॉल x1 स्मॉल x2 y स्मॉल y1 स्मॉल yn, इस तरह से है। तो म्यूट कर लीजिए बाकी लोग जब तक। तो यहां से आ जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा इन वाई वैक्टर, ये वाई वैक्टर है, बार नहीं है, एक्स बार वाई बार नहीं है, ये वैक्टर है, अंडरस्कोर लगा रखा है, जस्ट नोटेशन है वैक्टर के लिए कि वैक्टर एक्स वैक्टर वाई। सो अगेन ना गिवन से लिखना, गिवन लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल एक्स, लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल वाई, और ये क्या होना चाहिए, दिस इज फ्री ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ, यहां से ये कंडीशन है ना, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय टी इन वेरिएबल एक्स टी इन वेरिएबल वाई, तब बोलेंगे टी मिनिमल सफिशिएंट है। तो इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसी क्वेश्चन में आप ये थ्योरम लगाइए अब। सो यू ट्राई टू राइट, तो आप क्या करोगे, यू राइट लाइक्लीहुड फंक्शन, यहां से स्टार्ट करो, और यहां से स्टार्ट करोगे ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा तो टी मिल जाएगा। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो उससे ये मिल जाएगा, और यहां से हम बता देंगे कि कौन सा सफिशिएंट एस्टिमेटर या कौन सा एस्टिमेटर मिनिमल सफिशिएंट है। ओके है जी। तो है ना, फ्री ऑफ थीटा या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ दिस, देखो यही कंडीशन ट्राई करता हूँ। तो वो जो क्वेश्चन था कि x1 x2 xn यू हैव नॉर्मल थीटा कॉमा 1, दिस इज IID नॉर्मल थीटा कॉमा 1। नाउ इसका लाइक्लीहुड फंक्शन जब आप x वेरिएबल में लिखेंगे तो आप जानते ही हैं प्रोडक्ट ऑफ, है ना, क्या आता है 1/√2 पाई की पावर n e की पावर -1/2 समेसन xi माइनस थीटा होल स्क्वायर i फ्रॉम n, ये होगा जी। देखो सो सिमिलरली लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा इन वेरिएबल y, इसको ओपन कर सकते हैं ना हम लोग, उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ वाई आई कर दो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कल सिंप्लीफाई किया था हमने, है ना। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे सो वी विल हैव, ये क्या आया था 1/√2 पाई, इस पूरे की पावर n e की पावर एक आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 e की पावर, पहले नंबर्स लिख लो ना, 2ab b स्क्वायर, तो एक तो हो जाएगा माइनस समय, थीटा/2 है ना, हाँ n थीटा/2 एन आएगा उसमें, हाँ आई थिंक ओपन करने पे प्लस 1 होगा ना। a प्लस बी, हाँ ठीक है, उसको खोल लीजिए पहले, खोल के, थीटा का सम होगा तो हाँ हाँ हम समझ रहे जो आप कह रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, उसको ओपन कर लीजिए क्या आता है वही देखना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसा कुछ आएगा एंड देन 2ab करेंगे आप तो कितना आएगा, सो e की पावर है ना 2ab, 2 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो थीटा समेसन xi यही बनेगा, देख लीजिए। तो जैसे बार कैलकुलेशन कर लो, कल भी हमने कैलकुलेशन किए थे इसका। तो ये e की पावर माइनस n
थीटा स्क्वायर बाई 2। ओके जी, बाकी लोग देख लो। और माइनस समेसन एक्स आई स्क्वायर बाई 2 यहाँ भी आएगा। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, ए स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इतना आ गया। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 1/2 पाई की पावर n e की पावर n थीटा स्क्वायर बाई 2 e की पावर -1/2 समेसन वाई आई स्क्वायर और e की पावर थीटा समेसन वाई आई। हमने क्या कहा है कि जो रेशियो है ना दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। रेशियो को मुझे थीटा से इंडिपेंडेंट करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा वो देखना है। सो जब रेशियो को आप इंडिपेंडेंट कर देंगे थीटा से, तो यहाँ से आ जाएगा नाउ यू डिवाइड लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल एक्स, लाइक्लीहुड फंक्शन इन वेरिएबल वाई। सो जब डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा और e की पावर थीटा वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली है ना वो टर्म लिख देता हूँ, समेसन एक्स आई स्क्वायर बाई 2 e की पावर समेसन वाई आई स्क्वायर बाई 2 या 1/2 कर लो, एंड इनटू में रहेगा e की पावर थीटा समेसन एक्स आई, e की पावर थीटा समेसन वाई आई। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ। अब खुद देखिए क्या होगा, तो ये थीटा से फ्री कब हो जाएगा, सोचिए। ये जो रेशियो है दिस रेशियो विल बी फ्री ऑफ थीटा, ऐसा क्या कंडीशन आएगा, समेसन एक्स आई इक्वल टू समेसन वाई आई, है ना। तो इस चीज को इक्वल होना पड़ेगा, जब इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। थीटा से फ्री करना है इसको, इसको थीटा से फ्री करना है थ्योरम के अकॉर्डिंग। सो दिस इज फ्री ऑफ थीटा, तो यहां से आएगा समेसन एक्स आई इज इक्वल टू समेसन वाई आई, ये आपका हो जाएगा। एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ एक्स बार इज इक्वल टू वाई बार, है ना। वही चीज़ है, क्योंकि एन से डिवाइड करने पे क्या ही कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आप समेसन एक्स आई है ना, तो यहाँ से क्या हम लिख रहे थे, हम लिख रहे थे क्या आना चाहिए था, यहाँ से था कि टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, टी मतलब स्टैटिस्टिक है तो क्या बनेगा, तो यहाँ से जो टी हम ढूंढ रहे थे यू कैन कंसीडर समेसन एक्स आई टी एक्स में, अगर एक्स वेरिएबल में लिखोगे तो। सो अब किस वेरिएबल में लिखना चाहते हो ये आप पे है। सो इफ यू राइट टी इन वेरिएबल एक्स, टी है ना, या तो ये लिख सकते हो या फिर टी एक्स इन वेरिएबल एक्स यू में कंटेन एक्स बार, है ना, यू कैन टेक एक्स बार। सो ये आ गया। सो दिस आर द मिनिमल सफिशिएंट, देख लीजिए बाकी लोग। सो ये क्या है, दीज आर मिनिमल सफिशिएंट, है ना। जरूरी नहीं मिनिमल सफिशिएंट यूनिक होगा, यहीं पे 2 मिल गया। सो यहां से आपको मिला, ये थ्योरम यूज किया, तो इसमें पहला और दूसरा जो है दीज आर मिनिमल सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट, ठीक है ना, दे दोनों है मिनिमल सफिशिएंट, दीज टू आर मिनिमल सफिशिएंट। तो ये तरीका है फाइंड करने का मिनिमल सफिशिएंट आपको। और भी एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे है ना एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन आए, अगर आप देखेंगे वैसे तो इसका वो चेंज हो गया ना बैकग्राउंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इधर गेट का, गेट 2000 एस्टिमेशन, इसमें मिलेगा मिनिमल सफिशिएंट, ढूंढना पड़ेगा, ऐसे सर्च कर लेंगे नहीं, ऐसे तो ढूंढना पड़ेगा ना। देखो ये पूछा मिनिमल सफिशिएंट बताओ, चलिए यही क्वेश्चन गेट 2020 का। तो आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट 2020। आपको दे रखा है कि ट्राई कीजिए, x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माइनस थीटा थीटा, जहाँ थीटा 0 से इन्फिनिटी के बीच है। तो बताओ मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज, कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, जैसे हमने अभी ट्राई किया बिल्कुल आप कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए और क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग।
सी सर। सी। बाकी लोग देख लीजिए क्या आप लोग कर पा रहे हैं। सर इन दिस केस ओनली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा ना। नहीं नहीं, सफिशेंट तो सी भी होगा फिर तो सफिशेंट, क्योंकि मिनिमल ओहो। सफिशेंट सफिशेंट भी तो होता है। देखिए जी, तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे तो इफ यू राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन तो ये होगा 1/2 थीटा इसकी पावर n, क्योंकि पीडीएफ 1/2 थीटा है, एंड ईच एक्स आई विल बिलोंग टू माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। सो मतलब थीटा मोर देन इक्वल टू, तो मुझे थीटा के टर्म में चाहिए ना ये तो, सो वी नीड इन टर्म्स ऑफ थीटा। सो क्या आ जाएगा इससे, और वैसे या तो मॉड एक्स आई कर लेते हैं, मॉड एक्स आई से भी आ जाता है, लेकिन हमारे पास सैंपल एक्स आई है, उससे बात करते हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल एक्स आई, और यहाँ से लिखोगे तो माइनस थीटा मोर देन इक्वल टू दिस। तो वैसे तो ये ऐसा मिलेगा कुछ, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा लेस देन इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। देख लीजिए, तो इन दोनों से क्या मिलेगा हमें, अभी मिला हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू मोर देन इक्वल टू क्या थी, या माइनस थीटा प्लस थीटा, इसीलिए अच्छा ठीक है ना। देख लो इसमें थीटा मोर देन ईच एक्स आई, थीटा मोर देन दिस, एंड माइनस थीटा लेस देन ईच एक्स आई, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ, अभी चेक करते हैं, माइनस ऑफ क्या, लेस देन माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन, यही आएगा एट द एंड। देख लीजिए इक्वेशन, थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो फाइनली जो लाइक्लीहुड फंक्शन बन के आया उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस लाइक्लीहुड फंक्शन विल राइट एज लाइक्लीहुड फंक्शन, ये जो होगा दिस इज 1/2 थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर दिस। चेक कर लीजिए एक बार, कहीं क्वेरी है तो बताइए। क्या आप सर ये सेकंड में माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1। हाँ, क्योंकि माइनस थीटा लेस देन, ओ एक मिनट, अच्छा लिखने में गलती हुआ है।
चेक करो एक बार, थीटा मोर देन इक्वल टू विच एक्स आई, ओ ये लेस देन था तो मैंने मोर देन लगा दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, अभी के लिए 1 मिनट रुक जाओ, ये माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू विच एक्स आई, तो माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू मिनिमम, तो थीटा मोर देन इक्वल टू, अच्छा तो यहाँ से आ जाएगा, हाँ ये मैंने लिखने में गलती किया है, तो यहाँ पे चेंज होगा, है ना। तो क्या चेंज होगा देखो, तो यहाँ से आएगा, अभी क्या मिला देखो, पहले इस इक्वलिटी को लिया हमने, थीटा मोर देन ईच एक्स आई, तो थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल, माइनस थीटा लेस देन ईच एक्स आई, तो माइनस थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल। अब इन दोनों को कंबाइन, तो इसी को मैंने इम्प्लाई किया, सो ये आ गया माइनस इधर भेज दिया, थीटा मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ फर्स्ट, और ये ऑलरेडी मेरे पास है, ये दूसरा आया, तो इसको कंबाइन करेंगे, सो थीटा मोर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा ना, इनटू और nth ऑर्डर, अभी ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ना वही चीज़ आएगी, क्योंकि ये है माइनस ऑफ मिनिमम, या मैं ऐसे यहाँ से सोचता कि जैसे हम लिख रहे थे, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से सोचता यहाँ पे तो क्या आता, सो इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ, उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे अगर आप लिखते तो यहाँ क्या आता, मॉड एक्स आई लेस देन इक्वल टू थीटा, ऐसा लिख सकते थे, ओके। तो इससे इजीली बनता, मतलब ये है हमारा एक्स आई है बिटवीन माइनस थीटा एंड थीटा, तो मॉड एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव है, सो मतलब थीटा मोर देन इक्वल टू मॉड एक्स आई, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ईच एक्स आईज, सो यहाँ बात बराबर है, मैं बता रहा हूँ दोनों इक्वल ही है, तो मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आईज, है ना, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। नाउ यू शुड सी दैट ये लिखना और ये लिखना सेम है। आप चाहो तो अभी कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ले लो, उसके अकॉर्डिंग यू कैन सी बोथ आर सेम स्टिमेटर, राइटिंग मैक्स ऑफ मॉड एक्स आई और राइटिंग दिस, क्योंकि ये क्या है, मिनिमम ऑफ एक्साइज, उसका माइनस लिया, तो माइनस जब इनसाइड जाएगा तो मिन को मैक्स बना देगा, तो मैक्स ऑफ माइनस एक्साई और मैक्स ऑफ एक्साइज है, तो एट द एंड हो जाएगा मैक्स ऑफ मॉड एक्साई और डबल मैक्स। यहाँ पे थोड़ा सा ना, मतलब मैं ये अभी जस्टिफाई करके प्रूव करके बता रहा हूँ कि ये क्यों इसके इक्वल है। देखो अगले पेज पे लिखता हूँ, या यहीं पे लिख दूँ, देखो क्या होगा, रहने दो अगले पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आया, एक तरीके से वो आया, इसी इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा और फिर वैसे लिखा, इस इक्वेशन को 2 पार्ट में ब्रेक किया, दिस एंड दिस, फिर आगे कंटिन्यू किया। सो ये जो लिखा हुआ है ना, माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में जो मैक्सिमम है ये थीटा मोर देन इक्वल टू दिस, यही है, ये है वो, यस। अब इसमें देखो, इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ लिखा है मैक्स ऑफ माइनस, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मीन ऑफ ईच एक्स आई, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब मिनिमम ऑफ ऑल, सो इट इज द मिनिमम ऑफ ईच एक्साइज, एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ ईच एक्स आई, ब्रैकेट है ये, वेयर आई कैन टेक वैल्यू 1 to n, आई कैन टेक वैल्यू 1 to n। अब ये माइनस को जब आप इनसाइड शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ये मैक्स बाहर ही रखो, जब माइनस इनसाइड शिफ्ट होगा ना, तो जैसे 1 2 का मैक्सिमम माइनस करोगे तो जो मैक्स वाला मिनिमम हो जाएगा, जैसे अभी लिखा हुआ है माइनस ऑफ, जैसे मैं समझाना ही चाह रहा हूँ, देखो मान लो जैसे ऐसा है मैक्स ऑफ 1, 2, जब माइनस यहाँ शिफ्ट करोगे, यहाँ मान लो अभी मीन है तो ये इनसाइड जाएगा, तो ये -1 -2 उल्टा हो जाएगा, मैक्स मीन मैक्स हो जाएगा। अगर यहाँ मैं मिनिमम लिख रखा हूँ सो दिस विल बी मैक्सिमम, या मैक्स है तो मीन हो जाएगा, उसकी वजह ये ना, इसका मिनिमम जब 1 है तो -1 आंसर आता, इसके अकॉर्डिंग -1 आंसर आएगा। अभी इन दोनों का मैक्सिमम कितना है, तब भी -1 आएगा, दोनों सेम स्टेटमेंट है। सो राइटिंग दिस एंड राइटिंग दिस आर इक्विवेलेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हेन यू शिफ्ट दिस माइनस इनसाइड तो ये आ जाएगा मिनिमम ऑफ माइनस एक्स आई, अच्छा मिनिमम मैक्स हो जाएगा, व्हेन यू शिफ्ट माइनस इनसाइड द मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन तो ये मैक्स में हो जाएगा, और यहाँ पे मैक्स ऑफ एक्स आई, ठीक है जी, देख लीजिए। अभी
मैक्स ऑफ माइनस एक्स आई मैक्स ऑफ एक्स आई दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस है ना, तो ये एक्चुअली कंबाइनली इट विल फॉर्म मैक्स ऑफ मॉड एक्स आई। मॉड एक्स आई क्या होता है, प्लस माइनस एक्स आई होता है ना, प्लस एक्स आई या माइनस एक्स आई। और डबल मैक्स लगाने का क्या ही मतलब है, सो डबल मैक्स लगाने से कोई फायदा नहीं है, एक मैक्स काफ़ी है। तो ये आ जाएगा आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है जी, बाकी लोग देख लो। तो यहां तक ओके है। तो राइटिंग दिस इज सेम एज राइटिंग दिस, मैं बस ये मैथमेटिकली प्रूव किया है। तो अभी के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं अब। तो फाइनली मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आया, तो अभी मैं यहां पे जब लिखूंगा, सो आर लाइक्लीहुड फंक्शन इज, लाइक्लीहुड फंक्शन जो हमारा है दैट इज 1/2 थीटा इसकी पावर n इंडिकेटर फंक्शन ऑन दिस थिंग, थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम, मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मॉड एक्स आई का। सपोज आई नेम मॉड एक्स आई एज वाई आई, सो दिस इज द nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ वाई। वाई का nth मॉड एक्स आई, अगर वाई नाम रख दूं तो ये वाई का nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सो मैक्स ऑफ मॉड एक्स आई, अब इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इज लाइक्लीहुड फंक्शन इन एक्स, अब इसको थोड़ा सा मैं लिखने में मॉडिफाई करता हूं। सो दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन इन एक्स वैक्टर, मॉड एक्स आई लिखा हुआ है। अगेन यू विल राइट लाइक्लीहुड फंक्शन इन वाई, तो यहां से लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा इन वाई, तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा इसकी पावर n, सो ये होगा इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड वाई आई। ठीक है, ये अब क्या करोगे आप, यू टेक द रेशियो एंड इसको बनाना चाहते हैं फ्री ऑफ थीटा, तो रेशियो शुड बी फ्री ऑफ थीटा। सो रेशियो कब होगा फ्री ऑफ थीटा, ये देख लो। सो रेशियो इज फ्री ऑफ थीटा, तो अभी के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा इन एक्स अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा इन वाई, दिस इज फ्री ऑफ थीटा और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इफ एंड ओनली इफ, अब चेक करो ये कब होगा, यहाँ थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा रेशियो लेंगे तो, मेन तो यहीं पे इशू आएगा। सो मुझे थीटा से फ्री करना है, तो जब ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सो ये होगा मैक्स ऑफ मॉड एक्स आई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड वाई आई, ऐसा। तो इसका मतलब मुझे मिल गया है ना। तो टी मुझे क्या चाहिए था, यही था ना, इफ एंड ओनली इफ टी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू टी वाई वैक्टर। तो व्हाट इज आर टी, तो टी इन एक्स, कैपिटल एक्स लिख देता हूं, तो इज द मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n। आएगा जी, देख लो। इसमें किसी को डाउट है पूछिए, अगर कुछ पूछना है तो। सी है ना, सही बताया था इन्होंने, तो सी आएगा। सर ओनली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होगा तो सी होगा, ए होगा नहीं, ए होगा, ए अकेला अकेला ना, ये सफिशिएंट। बी सी और बी। सी और बी, ये तो 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, बी इज द 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है ना। हाँ हाँ, हो Yes, सकता है सफिशिएंट हो सकता है, मिनिमल सफिशिएंट नहीं होगा, है ना। सी बी, ओनली सी बी तो। हाँ, ओनली सी बी, मिनिमम क्यों होगा, मिनिमम नहीं आएगा, मिनिमम मॉड एक्स आई नहीं आएगा। ना मैं बोल रहा हूँ ओनली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। हाँ, सफिशिएंट में बी और सी होता। बाकी लोग देख लीजिए, बी और सी सफिशिएंट होता ना, देख लीजिए। बी क्यों होगा सर, सी होगा ये केवल। सफिशिएंट, हाँ सफिशिएंट। अगर आप इसमें लगाएंगे इफ यू आई राइट माइनस ऑफ मॉड, इसमें जो ऑर्डर पेयर है ना, तो क्यों नहीं लिख सकते इसमें, अगर आप फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते तो क्या होता, अगर मैं वैसा लिखता जैसे मैंने पहले लिखा था, चलिए वहीं से ट्राई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, लेट से कहाँ गया, इधर लिखा था ना, सर
थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस एक्स ऑर्डर ये था ना, यही था ना मैक्सिमम मिनिमम। यस सर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते तो फैक्टराइजेशन थ्योरम नहीं बता पाएगा क्या? देखिए जरा, तो यहां से अगर हम लिखते 1/2 थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ऑफ थीटा ग्रेटर देन मैक्स ऑफ दिस। जी थीटा ग्रेटर देन मैक्स ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सही ना? तो यही मैक्सिमम, चीज हो गया। अच्छा मैक्सिमम ऑफ, ये अकेला नहीं आएगा, ओके ओके, यस सर। ये मैक्स के साथ यही आएगा, चीज अकेला नहीं आएगा, यही चीज मॉड ऑफ हो जाएगा। अकेला नहीं आएगा ना। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, अभी के लिए अगर लाइक्लीहुड फंक्शन लगाएंगे भी ना यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम। सो इफ यू अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम तो इस विल बी h ऑफ x इंटू जी ऑफ थीटा टी। अब t क्या होगा, ये देखो, अगर ऐसा मैक्स नहीं होता तब होता वैसा, अगर मान लो कभी ऑर्डर पेयर आया था विदाउट मैक्स, है ना, ये मैक्स है एक्चुअली, तो यहां पे t जो आएगा एक्चुअली, t इज द मैक्स ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth, दिस इज द सफिशिएंट। और ये एक्चुअली सेम ही है, मैंने अभी प्रूव किया ना कि ये मैक्स के साथ ये वाली चीज सेम ही है जो ये है, अभी यही प्रूव कर रहे थे हम। सो दिस इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर, इनसाइड वाला नहीं आएगा बाहर, है ना, ये मैक्स के साथ इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो सफिशिएंट है, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा ना वो सफिशिएंट है, वो तो डिपेंड करेगा डेटा पे। तो इनडायरेक्ट हमने इसी चीज को यहां प्रूव किया है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, हमने अभी प्रूव किया था कि मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड xi, अब यही प्रूव किया मैंने। सो ये वाली चीज, दिस इज सफिशिएंट एंड विच इज सेम एज दिस, तो सफिशिएंट भी यही होगा। इसमें ना प्रॉब्लम क्या, अगर ये मैक्स नहीं होता तो होता, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपका आता है यूनिफॉर्म, जैसे माइनस थीटा प्लस थीटा, तो वही था ना, तो 1 माइनस थीटा ऐसा कुछ रहता है ना, ये तो वही है। हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं, रुको, थीटा प्लस 1 थीटा माइनस 1 ऐसा कुछ शायद होता है, तो वैसा कुछ होगा, चेक करते हैं अभी, मतलब ऐसा क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ पे था वैसा, तो उस केस में आ सकता है, बट अभी नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ये खुद एक एस्टिमेटर है, दिस इज अकेला ये एस्टिमेटर है, एक सिंगल एस्टिमेटर है वो, तो ज्वाइंटली नहीं आएगा, ठीक है ना, ज्वाइंटली तो वो तो जब अलग अलग कर पाते हम। ठीक है आप सही कह रहे हैं ना। और देख लो भाई, बाकी और कोई क्वेरी है या करेक्शन और एनीथिंग? सर ये जो मैक्सिमम फंक्शन है जी वो टपल ऑफ माइनस एक्स फर्स्ट ऑर्डर कॉमा nth ऑर्डर में लगाया जाएगा। हाँ वो टपल है, ऑर्डर पेयर है, पॉइंट है x, y ऑर्डर पेयर। हाँ राइट। सो जो टपल है तो वो भी तो मतलब सफिशिएंट होना चाहिए ना, लाइक बाय डेफिनेशन, बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। हाँ मतलब टपल इन इट्स, क्योंकि जैसे हम लोग नॉर्मल देखते हैं, हम्म नॉर्मल में e टू द पावर थीटा समेशन xi है, जो e टू द पावर है वो मतलब समेशन xi के ऊपर एक फंक्शन है, वैसे ही मैक्स जो है वो टपल x फर्स्ट ऑर्डर कॉमा nth ऑर्डर के ऊपर एक फंक्शन है। हम्म सो जैसे समेशन xi जब सफिशिएंट हो रहा है तो टपल फर्स्ट ऑर्डर कॉमा nth ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना। like you want to say कि we can write it as वो देखना क्योंकि पड़ेगा, अगर मैं लेता हूँ हाँ जैसे इस तरह से आप सोच रहे हैं ना कि if we are हाँ, considering like this। राइट, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं जैसे जो पूरा सैंपल है लाइक x1 x2 अप टू xn, वो भी तो एक टपल है और वो सफिशिएंट होता है, लाइक इट्स ऑलवेज सफिशिएंट, राइट। सो टपल इन जनरल मतलब जब सफिशिएंट हो सकता है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैक्स के वजह से शायद वो नॉन सफिशिएंट होने का कोई रीजन नहीं है। ओके आई थिंक शुरू में मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, बट व्हाट इट सेज, मतलब ठीक है, दिस इज, तो जरूरी थोड़ी सफिशिएंट यूनिक ही होगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x1 xn। सो इफ आई राइट दिस फंक्शन एज दिस, जैसे हमने कल ही अभी लिखे थे ना 7-8 सफिशिएंट एस्टिमेटर निकाले थे, x1 x2 एंड सो ऑन, तो उस बेसिस आई थिंक वैसा हो सकता है, तो मुझे उसके लिए दैट वी हैव टू थिंक, है ना। तो मुझे लगता है इन दैट केस लाइक फर्स्ट ऑर्डर कॉमा nth ऑर्डर माइनस फर्स्ट ऑर्डर कॉमा nth ऑर्डर माइनस फर्स्ट ऑर्डर कॉमा माइनस nth ऑर्डर, ये सब सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि आई मीन दे आर ऑल इंजेक्टिव टू ईच अदर, दे आर इंजेक्टिव टू ईच अदर, हाँ 1-1 फंक्शन टाइप का है ना।
ओके आई थिंक हाँ, बिकॉज फैक्टराइजेशन थ्योरम कैन बी मॉडिफाइड ना, so modified as per our need, so this should be a function of theta t1 t2. I think ठीक है, I agree also, initially मुझे भी लग रहा था बट ठीक है, this is also sufficient, मतलब ये भी sufficient है, बट साथ में this will work, I think there is no problem, ठीक है ना, this will work, this is also sufficient, ठीक है, वो सही कह रहा था ना तन्मय भी, it is fine, सही है, अवनीश देख लीजिए सही है ना, sufficient होगा. फैक्टराइजेशन थ्योरम कहता है कि इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ एस्टिमेटर्स, इट इज नॉट लाइक कि ये खुद भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे ही बात हो गई जैसे अभी जो लॉजिक दे रहे हैं ये वैसे ही हो गया कि जैसे ये सफिशिएंट है और ये सफिशिएंट नहीं है, ये वैसे ही लॉजिक हो गया. अगर हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर nth ऑर्डर से ज्वाइंटली सफिशिएंट नहीं है तो वैसे ही लॉजिक हो जैसे ये सफिशिएंट नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग, तो जैसे ये फंक्शन है इन द सेम वे वो भी फंक्शन है, सो दैट्स वाई इट इज फाइन. तो फाइनली कंक्लूजन ये है जैसे ये सब सफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि एक ही लाइक्लीहुड फंक्शन को हम लोग इस तरह से लिख पाते हैं, सो वी कैन राइट, तो इफ वी कैन राइट लाइक दिस दैट इज फाइन, सो वो भी है, मतलब दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट, बट सिंस दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस, तो अगर मैं ऐसा यूज करता हूं देन t1 t2 t1 इज दिस t2 इज दिस, ये भी सफिशिएंट है. हाँ आई थिंक दिस इज फाइन. थीटा यहाँ ग्रेटर देन मैक्स ऑफ उसका है ना सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन है ना, आई थिंक इट इज फाइन, हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा. ओके सफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि लाइक जो फैक्टराइजेशन थ्योरम ये कहता है कि दैट जो भी है ऑल xi शुड बी कंटेन्ड थ्रू t, तो यहाँ पे ये बताइए अगर मैं t1 ले रहा हूं इसको, t2 ले रहा हूं इसको, तो ऑल xi आर कंटेन्ड थ्रू t, कोई एक्स्ट्रा बस तो नहीं रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक दिस इज फाइन, दिस इज फाइन कि ऑल xi बाहर मैक्स लगा हुआ है ना सर, जैसे मैक्स ऑफ माइनस x1 का क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे -x1 और ये ज्वाइंटली प्रोड्यूस कर सकता है इसको कि नहीं, ये वाली चीज इसको प्रोड्यूस कर पाएगा, कर देगा, कोई दिक्कत नहीं. आई थिंक इसको डिस्कस करना पड़ेगा ना, तो मिनिमल सफिशिएंट तो ठीक है. सपोज x1 की वैल्यू 1 हो जाए तो -1 और 2 का मैक्स क्या हो जाएगा? वहाँ 2 हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो पाएगा? यहाँ पे तो -1 2 हो जाएगा. नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूं, तो आपके लॉजिक से यहाँ फेल हो, अगर आपका लॉजिक हम फॉलो करें तो ये कोई सफिशिएंट नहीं है इनमें से, सिर्फ यही सफिशिएंट है उस लॉजिक से, जो लॉजिक अभी आप लगा रहे हैं उस लॉजिक से सिर्फ t1 t2 सफिशिएंट है, बाकी कोई सफिशिएंट नहीं है. हाँ सर, इनफैक्ट वो जो नॉर्मल के लिए हम लोग कर रहे थे तो Exactly. उसके सेम लॉजिक से e टू द पावर समेशन xi सफिशिएंट होगा और समेशन xi सफिशिएंट नहीं होगा. हाँ है ना, तो क्योंकि वो आप अगर मान लो यहाँ पे नंबर ले रहे हैं आप, तो एवरेज समेशन निकालेंगे कुछ और आएगा, यहाँ भी तो टपल आएगा आपका, मान लीजिए x1 1 है, x2 2 है, x3 3 है, इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये तो नंबर देगा, बट ये ट्रिपल देगा, ये ट्रिपल टपल देगा, ये 3 टपल 4, ये कितने बना सकते हैं, यहाँ n टपल देगा, दे आर ऑल सफिशिएंट, तो इस लॉजिक से वो ठीक है, फाइनली इज फाइन, फैक्टराइजेशन थ्योरम में सही है. तो ठीक है, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ ना, हमें मेनली फैक्टराइजेशन में चाहिए कि g इज अ फंक्शन ऑफ एस्टिमेटर्स, so g is a function of estimators, so this is a function of t1 t2, that's why it is sufficient, और there is no extra ti should be there, so आप जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग this is fine, this is also sufficient, and ये इसका फंक्शन है, और फैक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी एस्टिमेटर्स यहाँ से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, सब ज्वाइंटली सफिशिएंट होगा, सो दिस विल बी ज्वाइंटली सफिशिएंट, तो ये ठीक है, दिस विल बी ज्वाइंटली सफिशिएंट, ये भी सफिशिएंट होगा, है ना, एटलीस्ट विथ माइनस के साथ तो श्योरली होगा, बाकी भी उसका 1 1 फंक्शन ही है, माइनस लगा देंगे तो क्या ही होगा, इनफैक्ट जैसे बता रहे हैं ना, माइनस आप यहाँ हटा देंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज अ फंक्शन ऑफ, तो फैक्टराइजेशन थ्योरम कहता है फंक्शन ऑफ t1 t2 होने चाहिए, दैट्स वाई. ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि b एंड c सफिशिएंट हो जाएगा एंड c इज ओनली मिनिमल सफिशिएंट, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ, अच्छा आप जो कह रहे हैं दिस इज अ फंक्शन ऑफ दीज टू एक्चुअली, है ना, ये जो है हम जानते हैं मिनिमल सफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ एवरी सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो ये जो है ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस t इज अ फंक्शन ऑफ दिस, सो मिनिमल सफिशिएंट इज अ फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो इस सफिशिएंट एस्टिमेटर का फंक्शन है वो.
सर इस हिसाब से तो x2 xn ये भी सफिशिएंट हो जाता है कोई भी टपल लेने से। नहीं 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 नहीं, वैसे कैसे आ जाएगा? x2 आप कैसे निकालेंगे यहाँ से? उससे x2 निकलना चाहिए, x2 कैसे निकलेगा? हाउ विल यू सर फॉर्म? मुझे वो ही समझ नहीं आ रहा था जो अवनीश बोला उससे मैं एग्री करता हूँ कि हम जब करते हैं ना कि आई थीटा को लेके वो इंटरवल को जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे खत्म होता है वो लेते हैं तो फिर इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था मेरा, नहीं नहीं, क्यों कनेक्ट नहीं होता? जैसे क्योंकि ये फंक्शन जो ऑफ, हाँ थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस x1 कॉमा हाँ xn तो हाँ इसलिए, और उसमें तो इंटरवल रहता है ना हाँ। थीटा, और इसमें तो दोनों से ग्रेटर देन है, हम्म। तो वही मुझे समझ में आ रहा है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, दो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी तो। आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। शुरू में मैं वही सोच रहा जब था। थीटा दोनों के बीच में रहती है तो फिर वो एंड पॉइंट मतलब x1 कोमा थीटा और थीटा कोमा xn ऐसे तो लेते हैं अगर माइनस नहीं रहता, और इसमें तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू दोनों मतलब बाकी दो है माइनस मिनिमम ऑफ x1 माइनस मिनिमम xi कोमा मैक्सिमम xi, इसमें अगर आपसे पूछता है, चलो ये तो इसमें कंप्लीट कौन सा दोनों वाला से होगा? ग्रेटर है तो फिर सफिशिएंट सपोज मान कंप्लीट। लीजिए सर, जो इंटरवल यहाँ माइनस थीटा टू थीटा दिया है, जी जी, सपोज ये रहता है थीटा माइनस वन टू थीटा प्लस वन, कर देते हैं, फिर चलिए। क्या होता? हाँ निकालिए। तो जैसे हम लोग अगर सर नया, वैसे भी तो कर सकते हैं, मॉड एक्स जो होगा वो थीटा से छोटा होगा। हाँ एक बार वैसे करना, मॉड एक्स हाँ, तो थीटा उससे से तो आ ही छोटा गया, वो होगा तो किया ही हमने, वो तो हो गया। तुम जो सोच रहे हो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो उनका मैक्सिमम ही तो छोटा होगा ना सर थीटा से। हाँ हाँ ठीक मॉड है। ऑफ x1 और मॉड ऑफ x2 मैक्स हो गया छोटा। यहाँ से वन माइनस क्या बोल रहे हैं, वन माइनस थीटा वन प्लस थीटा है, थीटा माइनस वन थीटा प्लस वन। थीटा माइनस वन कुछ भी, थीटा माइनस वन थीटा प्लस वन। थीटा माइनस वन एंड थीटा प्लस वन। लगाइए इसका, ट्राई कीजिए। बाकी लोग बताइए आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा? तो सफिशिएंट और फिर मिनिमल सफिशिएंट, ये आ जाएगा। सर जी सर प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन था कि जो x1 x2 अप टू xn वो भी सफिशिएंट होगा कि नहीं, सर वो भी तो सफिशिएंट होना चाहिए ना, बिकॉज जो x nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, दे आर एक्चुअली फंक्शंस ऑफ x1 x2 अप टू xn, राइट? हाँ, सो वो जो टपल है x1 x2 अप टू xn, दैट इज आल्सो सफिशिएंट, राइट? वो तो हमेशा सफिशिएंट होगा। हाँ, वो तो हमेशा सफिशिएंट, यस, ये राइट? जो ऑर्डर पेयर है, फुल सैंपल इज ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज सफिशिएंट, दिस इज ऑलवेज फॉर एनी क्वेश्चन। इवन इन दैट क्वेश्चन जो हमने अभी लिखा है, उस क्वेश्चन में भी ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है। दिस इज ऑलवेज, दीज टू आर यूनिवर्सल सफिशिएंट एस्टिमेटर इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एनी ट्रिवियल है डिस्ट्रीब्यूशन। वो। हाँ, तो ये जस्ट एक यूनिवर्सल है, दिस इज सफिशिएंट फॉर एनी सैंपल, एनी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली वो सारा डेटा ही ले लिया मैंने, हाँ तो एग्जैक्टली सफिशिएंट तो है ही। जी जी एग्जैक्टली, तो उससे आ जाएगा। बाकी इसका ट्राई कीजिए सब लोग, सिंपल है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए और ट्राई करके बताइए, फिर मैं करता हूँ।
कुछ आया? तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए। कितना आ जाएगा? तो 2 थीटा आ जाएगा, नहीं नहीं थीटा कट जाएगा, 2 आ जाएगा। सो दिस माइनस दिस, बी माइनस ए, सो 1/2 की पावर n, और यहाँ फिर से यू विल हैव एक्स आई बिटवीन, ठीक है जी। सर एक्स ऑर्डर n -1 लेस देन थीटा प्लस ठीक है यार, पिछले क्वेश्चन में ठीक है ना। मैं एक आर्टिकल देख रहा हूँ, उसमें भी यही है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आर जॉइंटली सफिशिएंट। Suppose x1 x2 xn is a random sample from uniform minus theta theta. So by factorization theorem it is easy to verify that the first order statistics and nth order statistics is jointly sufficient vector of degree 2, मतलब 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है थीटा का। आंसर आया कुछ किसी का? एनीवन गॉट द आंसर? तो यहाँ से एक्शन दोनों x1 एंड xn, x1 यस सर ओके। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जैसे फिर से थीटा -1 लेस देन इक्वल टू ऑल एक्स आई, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड थीटा +1 मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से थीटा इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1, एंड यहाँ से चेक कीजिए थीटा इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1। कैलकुलेशन चेक करना बस, ठीक है, सही लिख रहा हूँ अभी तक। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इसको थीटा का रेंज लिख लो, तो थीटा इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1। सो लाइक्लीहुड फंक्शन फाइनली रिड्यूसेस टू, so likelihood function is 1/2 raised to power this indicator function over this, or again you will write it hx into g of theta t1 t2, so t1 t2 will be jointly sufficient। हमारा बस इतना ही पर्पस होता है g में कि there should be no extra xi other than t, and आप जितने डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो लिख लो g को। तो जैसे एक तरीके से ये लिखा हमने, तो ये ठीक तो है यहाँ पे कि t बराबर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज सफिशिएंट। चेक कीजिए, इसमें किसी क्वेरी है पूछिए जी। 1-1 की कंडीशन लगी है ना? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आई, समझ नहीं आया हम। सर 1 वाली कंडीशन से हो रहा है, सफिशिएंसी 1-1 कंडीशन फॉलो करती है। किसकी? मतलब जो अगर 1-1 फंक्शन जैसे मान लो अगर समीशन एक्स आई सफिशिएंट है
तो एक्स बार भी सफिशिएंट बोल देते हैं ना हम लोग वन वन जी फंक्शन से। जी जी, नहीं यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे मिनिमल सफिशिएंट क्या आएगा, यही आएगा सर। सेम ही आएगा। बाकी लोग बताइए भाई, मिनिमल क्या आएगा, सेम आएगा डिफरेंट आएगा? ये तो सब माइनस वन को कैसे, माइनस एक्सन माइनस वन एक्सन एक्स वन प्लस वन नहीं होगा? नहीं, वो भी होगा, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो भी होगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। मिनिमल मिनिमल नहीं, मिनिमल पे आते हैं। अच्छा, मिनिमल पे एक मिनट चेक करते हैं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये सफिशिएंट है। अच्छा, आप मिनिमल की बात करें तो मिनिमल में क्या करेंगे वो आप? तो वन वन फंक्शन है, वो तो वो भी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए, नहीं, आप क्यों चाहते हैं -1 को इन्वॉल्व करना? जैसे मान लीजिए अगर xn और yn इक्वल है तो क्या xn -1 yn -1 इक्वल नहीं होगा? और अगर आप मान लेंगे x1 y1 इक्वल है तो क्या x1 + 1 y1 + 1 इक्वल नहीं होगा? ये तो इफ एंड ओनली इफ हो गया, है ना? यस सर। तो यही मिनिमल सफिशिएंट है, दिस इज मिनिमल सफिशिएंट। कांस्टेंट है तो हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सो दिस इज सफिशिएंट एज वेल एज मिनिमल सफिशिएंट, ठीक है ना? तो दिस इज फाइन, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है? यहाँ भी करेक्ट है, यहाँ भी दोनों आंसर करेक्ट है इस क्वेश्चन में। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब सफिशिएंट है, दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट, दिस इज मिनिमल सफिशिएंट, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एस्टिमेटर है और ये 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, तो दोनों सफिशिएंट है, बट दिस इज मिनिमल सफिशिएंट। सो आगे जाके आप देखेंगे ये कंप्लीट नहीं हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट हो सकता है, हाँ, है ना? 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर विल नेवर बी कंप्लीट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग सिंगल पैरामीटर। ये थ्योरम है, अगर एक ही पैरामीटर, ये 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर, दिस कैन नेवर बी कंप्लीट। और ये कंप्लीट हो सकता है, तो उसके लिए डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा कंप्लीट की तरफ आता हूं। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? मिनिमल सफिशिएंट कैसे फाइंड करना है। सफिशिएंट कल डिस्कस किया था, मिनिमल सफिशिएंट अभी डिस्कस किया। तो सिंपली इसके लिए है कि लाइक्लीहुड फंक्शन इन x अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन इन y, दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ tx इज इक्वल टू ty, देन वी से t इज द मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब आते हैं कंप्लीट एस्टिमेटर में। चीजों को अभी हम मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? सो कंप्लीट एस्टिमेटर, बट थोड़ा कंप्लीटनेस समझाइएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटी इक्वल्स टू 0 1, मतलब जीटी ही 0 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे वेक्टर स्पेस में होता है, ये अभी मैं देख रहा था कहीं पे आज। सो दे आर सेइंग इट इज सिमिलर टू स्पैनिंग। जैसे आपका बेसिस होता है ना, तो एक्चुअली जो हमारे पास कंप्लीट स्टैटिस्टिक है वो स्पैन करेगी, मतलब वो कहीं ना कहीं वेक्टर स्पेस से रिलेट कर रहा था कि जैसे स्पैनिंग में क्या होता है कि जो आपके पास बेसिस है या कोई सेट है जो स्पैन कर रही है पूरे वेक्टर स्पेस को, तो इन द सिमिलर वे यू कैन अंडरस्टैंड कि कंप्लीट एस्टिमेटर विल स्पैन द होल या डिस्ट्रीब्यूशन टाइप, इस टाइप से यहाँ कुछ। सर जैसे जो डेफिनेशन रहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटी इक्वल्स टू 0 शुड बी 1। हम लिख देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। जो है जीटी 0 ही ना हुआ। हाँ, मतलब कह रहा है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो जिसका एक्सपेक्टेशन 0 है हैज टू बी 0 एक्चुअली। मतलब किसी फंक्शन का मतलब कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा कि जिसका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए और खुद 0 ना हो। तो मतलब कोई भी नॉन जीरो फंक्शन 0 का एस्टिमेटर नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहा है ना वो। कोई भी नॉन जीरो जो फंक्शन ऑफ एस्टिमेटर है कैन नॉट बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 0 फंक्शन या 0, वो कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, मतलब ये है कि एक स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होगा अगर, जैसे डेफिनेशन हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? अ स्टैटिस्टिक टी इज कंप्लीट स्टैटिस्टिक तो ये लिखता है इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ g of t is equal to 0 implies gt is equal to 0 with probability 1, यही ना? या इसको लिखे दैट इज gt is equal to 0 for all possible value of t। सर ये भी लिख सकते हैं gt इक्वल्स टू 0 ऑलमोस्ट श्योर। जी जी, gt is equal to 0 with probability 1 almost surely। कुछ जगह ऐसा लिखा था विथ probability 1।
ऐसा इसका मतलब ये है ना कि सैंपल स्पेस के ईच आउट टी तो रैंडम वेरिएबल है एट द एंड, जो भी एस्टिमेट है वो तो रैंडम वेरिएबल ही है। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्सपेक्टेशन 0 है इसका, देन ऑल आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस विल असाइन वैल्यू 0 टू दिस रैंडम वेरिएबल। मतलब हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग जीटी की वैल्यू 0 ही आएगी, तभी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी ना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ना। तो इसका मतलब हो गया ओमेगा बिलोंग्स टू स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट जीटी तो रैंडम वेरिएबल ही है, तो जीटी ऑफ ओमेगा दिस इज 0 और इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 1 है, ये है ना। या इसको ऐसा लिखो, ये इनडायरेक्टली कह रहा है। तो मतलब पूरा सैंपल स्पेस विल इंप्लाई कि जीटी 0 है। अब मैं कह रहा हूं कि कोई एक नॉन जीरो फंक्शन जो 0 का एस्टिमेटर हो जाएगा वो कंप्लीट नहीं होगा, जो आप कह रहे थे। हाँ, एक नॉन जीरो फंक्शन जो 0 का अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा। बेसिकली सर वही मतलब ऐसी स्टैटिक्स जिसके पास कोई एंसिलरी इंफॉर्मेशन ना हो वो कंप्लीट हो जाएगा। कोई एंसिलरी इंफॉर्मेशन ना हो, मतलब थीटा के अबाउट इंफॉर्मेशन है, हाँ। मतलब पैरामीटर के अबाउट इंफॉर्मेशन है, बट उसके पास कोई एंसिलरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास। अच्छा इरेलीवेंट नहीं है, एग्जैक्टली जैसे स्पैनिंग टाइप का बता रहा था ना कि दैट विल स्पैन। मतलब वही कहीं रिलेट किया था कि लाइक जैसे वेक्टर स्पेस में यू कैन कंसीडर द स्पैनिंग सेट दैट स्पैन द वेक्टर स्पेस, सिंपली कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स लाइक दैट, सो दैट हाँ दैट विल स्पैन, उसके पास कोई इरेलीवेंट है, समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा और स्टडी करना होगा इंटरप्रिटेशन के लिए कि इसका डेटा के सेंस में या उस सेंस में क्या मतलब है, यूजफुल सेंस में। बेसिकली ये हर जगह पे बेसिकली ऐसे लिखा रहता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इज इक्वल टू 0 देन प्रोबेबिलिटी दैट जीटी विल बी 1। हाँ, तो मैंने ऐसे कहीं पे पढ़ा था कि ये 0 जो लिखा है मतलब जस्ट वो कांस्टेंट के लिए लिखा है, ये कोई 0 नहीं है 0, मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इज इक्वल टू सी, मतलब कोई कांस्टेंट है देन प्रोबेबिलिटी दैट जीटी विल बी सी इसकी 1 होगी, मतलब एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट आ रहा है तो वो जो फंक्शन होगा वो भी कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो इसे अगर कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखे तो वो क्या कहता है कि अगर e ऑफ gt 0 इज नॉट 1 देन दिस विल नॉट बी 0। इसे कंट्रापोजिटिव लिखे अगर दैट इज में, तो कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट भीके कपूर में कुछ मेंशन नहीं किया सर? क्या क्या भीके कपूर में कुछ नहीं लिखा है इसके रिगार्डिंग? वीके कपूर और वीके रोहतगी में, रोहतगी में ना, हाँ सॉरी, हाँ भीके रोहतगी है। हाँ रोहतगी में एक्चुअली ऐसा कुछ उसने डेफिनेशन लिख दिया, ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लिखा इन लोगों ने। सिर्फ दे हैव नॉट गिवन एनी इंटरप्रिटेशन की क्या मतलब है। थ्योरेटिकली ये लोग, ये मैथमेटिकल बुक है ना, ये मेजर थ्योरेटिक बुक है, तो ये मैथमेटिकली चीज़ों को डील करता है। तो वैसा कोई डायरेक्ट नहीं बताया कि क्या कंप्लीटनेस का वैसे डेटा के सेंस में क्या मतलब है ना। जैसे ये सिंपली लिख रहा है the concept of sufficiency is frequently used with the completeness where we will define। फिर कह रहा है कि if theta be the family of PDFs we say this family is complete if expectation of gx is 0 implies gx is 0, यही है। so tx is said to be complete if family of distribution of t is complete। ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया इंटरप्रिटेशन, ये मैथमेटिकली डिस्कस किया है। कंप्लीट फैमिली ऑफ डेंसिटी मतलब इंडायरेक्टली वही है कि ना, कोई फंक्शन है अगर उसका एक्सपेक्टेशन 0 होगा तो हैज़ टू बी 0, तो मतलब नॉन जीरो है ना, कोई ऐसा मिलेगा जिसका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए, सो दैट विल नॉट बी कंप्लीट। ये ना कोई नॉन जीरो रैंडम वेरिएबल जिसका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए तो वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अनबायसनेस और इसको वो सियोरिटी देता है कुछ ऐसा कि देन टी का कोई फंक्शन ऐसा मिलेगा जो अनबायस हो जाएगा, मे बी उस तरह से कुछ। बाकी देखना पड़ेगा, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है तो अभी हम इसी को फॉलो करते हैं। गेट में तो यही आएगा, बाकी उसके लिए डेटा के लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो
ठीक है जी, तो अभी के लिए हम यही यूज करेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन, कोई एस्टिमेटर है जिसको कंप्लीट बोलेंगे। इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी इज जीरो इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटी बीइंग जीरो, मतलब जीटी इज जीरो फॉर ऑल टी। अभी एक मैं डिस्क्रीट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। तो स्टार्ट विद द डिस्क्रीट क्वेश्चन। एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो उसके लिए देखिए, सो ये क्वेश्चन है कि let x and y has PMF, let x and y have PMFs। सो कुछ PMF आपको दे रखा है x और y का, कुछ ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x दे रखा है 2 थीटा when x is 0 or 1, 1 minus 4 theta when x is 2, and the PMF of y is, so y का PMF है theta by 2 when y is 0 and 4 theta square when y is 1 and 1 minus theta by 2 minus 4 theta square when y is 2। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। 2 थीटा 1 माइनस 4 थीटा, ठीक है, हाँ 0 1 2 पे। और इधर बोल रहा है थीटा बाई 2 4 थीटा स्क्वायर 1 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 4 थीटा स्क्वायर, ठीक, when y is 2। 0 अदरवाइज ऑब्वियस है, यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो 0 अदरवाइज, और यहाँ भी 0 अदरवाइज। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा कंप्लीट है कौन सा कंप्लीट नहीं है। यू हैव टू चेक कि, है ना, 4 ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है x इज कंप्लीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज कंप्लीट, ऐसा बोले। मैं फिर से कंप्लीटनेस एंड सफिशिएंसी एंड मिनिमल सफिशिएंसी आर द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉट फॉर द पर्टिकुलर पैरामीटर। ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। सफिशिएंट है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंप्लीट पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, मिनिमल सफिशिएंट पूरे, हाँ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ्स आएंगे, तो उसका एक कलेक्शन को फैमिली बोलते हैं, फैमिली तो सेट, तो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो कंप्लीटनेस, सफिशिएंसी, मिनिमल सफिशिएंसी आर द प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। सो ऑब्वियसली फॉर द पैरामीटर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन हो ही जाएगा। एक्स इज कंप्लीट, एक्स इज नॉट कंप्लीट, ठीक है, यहाँ टी की जगह एक्स यूज करो, डेफिनेशन टी है, टी की जगह आप एक्स यूज करो, टी भी तो रैंडम वेरिएबल ही है। तो थर्ड y इज कंप्लीट, एंड चौथा है y इज नॉट कंप्लीट। एंड यहां पे थीटा क्या है, थीटा का जो रेंज है वो बता रखा है, चलो 0 से 1/4 के बीच है, जो पैरामीटर स्पेस है, इट इज 0 to 1/4। चेक कीजिए, डेफिनेशन सही चेक कीजिए। अभी हम लोग मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं चीजों को, सो मैथमेटिकली देखेंगे। देखो, जैसे मैं ऑनलाइन देख रहा हूं तो ये स्टेटमेंट लिखा है कि अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इज द स्टैटिस्टिक्स
that captures all the information about the parameter without leaving anything out. If a statistics is complete, there is no other statistics that can provide more information about the parameter. ऐसा बोल रहा है. तरीके से सर वही हो गया ना कि सफिशिएंट स्टैटिक्स का मैक्सिमम रिडक्शन हो गया है. हाँ, उस टाइप से कुछ कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके पास, इससे ज्यादा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, या जो भी देगा तो इरेलीवेंट होगा वो. अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे भी रहा है तो इरेलीवेंट हो जाएगा. जैसे मान लीजिए मुझे रिक्वायरमेंट है किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ें, तो मुझे एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जितनी उतनी ही चाहिए, ज़्यादा दोगे तो वो एक्स्ट्रा होगा. ये चीज़ें हैं कुछ ऐसा. सर एक्स कंप्लीट नहीं आ रहा है, वाई कंप्लीट है. अच्छा, एक्स कंप्लीट नहीं है और वाई कंप्लीट है. अच्छा एक मिनट, तो यहाँ से एक्स कंप्लीट नहीं है और वाई कंप्लीट है. बाकी लोग देख लीजिए, सिंपल है, जस्ट डेफिनेशन को लगा के आपको वेरीफाई करना है डेफिनेशन. एक कॉन्टिन्यूअस का भी आगे लिखूंगा, तभी डिस्क्रीट का लिख रहे हैं. कह रहा है इन फॉर्मल टर्म्स, इफ अ स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट देन नो अदर फंक्शन ऑफ द डेटा कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर विदाउट बीइंग अ जीरो. मतलब विदाउट बीइंग अ ट्रिवियल, मतलब विदाउट बीइंग ऑलवेज जीरो. एक एग्जाम्पल से भी समझा रहा है. इमेजिन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द एग्जैक्ट साइज ऑफ अ पजल. अ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स वुड बी लाइक हैविंग द फुल पिक्चर ऑफ द पजल. इफ यू हैव full picture of puzzle, there is nothing more anyone can add to help you to know size better. If the statistics isn't complete, it's like you only have a part of puzzle picture. There might be other picture or information that you are missing, so your understanding of the size is incomplete. इस तरह से कुछ है ना. तो ये सब ऐसे थियोरेटिकल पढ़ाने जैसा हो गया कि हाँ मतलब ऐसा ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो चेक करना है कंप्लीट है कि नहीं, ऐसा लगे. लेकिन ये अच्छी बात है जानने के लिए कि लाइक इसका क्या इंटरप्रिटेशन होती है, क्या मतलब यूजफुल सिचुएशन हो सकता है. ये है. लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्जाम में तो मैथमेटिकली चीज़ें आएंगी, तो ये है. लाइक जो मान लीजिए एस्टिमेशन थ्योरी से, अरे क्या बोलते हैं इसको, पीएचडी कर रहा है तो उसके लिए तो जरूरत पड़ेगा ना. हाँ, वहाँ पे या कोई डेटा एनालिसिस कर रहा है या इस तरह से कुछ जो रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनको पता भी होगा एक्चुअली ये चीज़ें हैं. ठीक है भाई, इसे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी लोग देख लीजिए. तो ये सिंपल है. आप क्या करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी को जीरो, जी कैन बी एनी फंक्शन. सो यहाँ पे जी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, वेयर फॉर एनी फंक्शन जी. सो यहाँ पे है फॉर एनी फंक्शन जी, जी कोई भी फंक्शन हो. और यहाँ लिखा हुआ है जी टी जीरो फॉर ऑल टी. टी मतलब सपोर्ट ऑफ टी, जो भी सपोर्ट टी के सपोर्ट में उन सब के लिए जीरो आना चाहिए. ये चीज़ है. तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, जैसे x के सपोर्ट में 0 1 2 है, तो आप क्या करेंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर हमें दिखाएंगे तो ऐसा दिखाएंगे x इज कंप्लीट रैंडम वेरिएबल
इफ एंड ओनली इफ हम पुट करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स इज 0, और हमें प्रूव करना होगा यहां से दिस विल इम्प्लाई G0 is 0, G1 is 0 एंड G2 is 0। इतना प्रूफ करना होगा कंप्लीट दिखाने के लिए हमें। अगर कंप्लीट होगा तो ऐसा होगा, मतलब यही हो गया ना, दैट इज Gx is 0 फॉर ऑल x, और x क्या है, जो रैंडम वेरिएबल x का सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है यहाँ पे 0 1 2, सो दैट विल बी 0 1 2। तो ये चीज़ है जो इसका सपोर्ट है। सिमिलरली y के लिए सेम केसेस हैं। सो अगेन इफ यू वांट टू प्रूव तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये मैथमेटिकली हो जाएगा। y को भी दिखाएंगे तो सिमिलर इसका प्रोसीजर रहेगा कि y is complete if and only if gy is 0 if and only if, again same thing। so यहाँ से gy is 0 for all y, यहाँ से gy is 0 for all y, क्योंकि y का भी सपोर्ट 0 1 2 ही है, तो ये सेम चीज़ें करनी होंगी हमें y के लिए भी। और अगर ऐसा आप दिखा पाए तो कंप्लीट है, ऐसा नहीं आया तो कंप्लीट नहीं है। अगर ऐसा दिखा पाए तो कंप्लीट है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है जी? बाकी लोगों को देख लीजिए। चलिए यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं। तो यहां पे जब e ऑफ जी एक्स आप फाइंड करेंगे 0, तो इसका मतलब है कि x के सपोर्ट में तो 3 ही नंबर है 0 1 2, तो g ऑफ 0 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 0, क्योंकि आप जानते हैं डेफिनेशन इसका कि समेसन जी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, और x का जो भी सपोर्ट है 0 से 2, तो g0 प्रोबेबिलिटी एट 0 2 थीटा, g1 प्रोबेबिलिटी एट 1 2 थीटा, g2 प्रोबेबिलिटी एट 2 1 माइनस 4 थीटा, दिस इज 0। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई ये तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी थीटा में। ठीक है, सो दिस विल बी लीनियर इक्वेशन इन थीटा। क्या क्या आएगा, सो 2 टाइम g0 2 टाइम g1 एंड माइनस 4 टाइम g2 इंटू थीटा, कॉमन ले लिया थीटा वाले टर्म्स, और विदाउट थीटा वाले अलग कर देते हैं। विदाउट थीटा वाले है प्लस g2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन थीटा which have this much solution. This holds for all theta between 0 and 1/4, और 0 और 1/4 के बीच कितने थीटा की वैल्यू है, अनकाउंटेबली मेनी वैल्यू ऑफ थीटा। So this equation holds for the uncountably many value of theta. So linear equation has uncountably many solution. So this implies this linear equation has to be 0 equation. तो इसका मतलब है coefficient of theta has to be 0 and coefficient constant term has to be 0. तो यहाँ से आ जाएगा equation 2 times g0 2 times g1 minus 4 times g2 has to be 0 and ठीक है g2 हैज़ टू बी 0। अब यहाँ g2 तो 0 हो जाएगा यहाँ से, लेकिन ये g0 और g1 के 0 होने की गारंटी नहीं देगा, है ना। दिस विल नॉट गारंटी g0, g2 तो 0 हो गया, g2 के यहाँ 0 कर दो, तो यहाँ से आएगा g0 प्लस g1 इज 0। व्हेन यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस यू विल हैव g0 प्लस g1 इज 0 एंड g2 इज 0। नाउ इट डजंट इम्प्लाई दैट ईच g0 एंड g1 हैज़ टू बी 0, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा फंक्शन मिल जाएगा ना जहाँ पे सम 0 बट इंडिविजुअली, मान लो ये वैल्यू -1 आ गई, ये 1 आ गई, ऐसा फंक्शन ढूंढ लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ g पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, g कैन बी एनी फंक्शन। तो 1 काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, तो उससे मिल जाएगा आपका।
ओके। सिमिलर वे में अगर आप y के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे तो वहाँ इंडिविजुअली जीरो आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि यू विल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब y के टर्म में करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अनकाउंटेबली मेनी सॉल्यूशन। तो नॉन जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन, non-zero linear equation can have at most 1 solution, but here you have uncountably many solution, means that quadratic equation has to be zero equation. तो each coefficient को zero कर देंगे आप। जब y के लिए प्रोसीजर करोगे समथिंग टाइम थीटा स्क्वायर, समथिंग टाइम थीटा एंड समथिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो ईच थीटा स्क्वायर कोएफिशिएंट को जीरो रख दो, थीटा कोएफिशिएंट को जीरो रख दो एंड कांस्टेंट टर्म जीरो रख दो। वहां से आ जाएगा g0 इज जीरो, g1 इज जीरो एंड g2 इज जीरो। तो gt इज जीरो फॉर ऑल t, ऐसा आ जाएगा y के केस में, ठीक है। तो gy इज जीरो फॉर ऑल y, ऐसा मिलेगा। सो दैट्स वाई, है ना। सो दिस डज नॉट गारंटी, यहां बोल रहा हूं g0 मे बी नॉन जीरो, मैं ये बोल रहा हूं ना, हेयर मे बी नॉन जीरो, g1 में भी नॉन जीरो। सो गारंटी देने रहा कि ईच xi जीरो होगा, इसीलिए x विल बी नॉट कंप्लीट और y कंप्लीट आ जाएगा क्योंकि इसमें सारे जीरो आ जाएंगे। सेम चीज जो मैंने x के साथ किया वही आप लोग y के साथ कीजिए। हो जाएगा। ये तो हो गया। चलिए डिस्क्रीट के लिए एक कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x1 x2 अप टू xn यूनिफॉर्म जीरो थीटा है, ठीक है, जहां थीटा मोर देन जीरो है, तो यूनिफॉर्म जीरो थीटा, ठीक है, यूनिफॉर्म जीरो थीटा है। अब यहाँ पे आपको निकालना है, चेक करना है। चलो अभी तो क्योंकि ऐसे फाइंड करना तो वैसे पॉसिबल नहीं, डायरेक्टली आप बता पाएंगे, है ना। एक्सपोनेंशियल फैमिली वो भी इस पे काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट, क्योंकि हमने ये पहले फैक्टराइजेशन थ्योरम से आप इजीली बता पाओगे कि दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। सो द क्वेश्चन इज इट कंप्लीट, जैसे आप प्रूफ लिख के देखिए। सो वी नो दिस इज सफिशिएंट, है ना, दिस इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अब आपको चेक करना है क्या ये कंप्लीट होगा, तो डेफिनेशन लगाएंगे। सो वी विल अप्लाई डेफिनेशन, अप्लाई करके देखिए। तो जैसे वन फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट, तो वन फंक्शन ऑफ कंप्लीट एंड सफिशिएंट विल आल्सो बी कंप्लीट एंड सफिशिएंट, ठीक है। सर कंप्लीट यूनिक नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, मैं कंप्लीट एंड सफिशिएंट का बोल रहा हूँ। यूनिक जरूरी है इसमें, कंप्लीट एंड सफिशिएंट वो यूनिक नहीं होगा, तो कंप्लीट कैसे यूनिक होगा, फिर नहीं होगा, है ना, दो मिल जाएगा फिर तो दोनों एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन बताएगा, फिर ये है। तो यूनिक ही नहीं होगा फिर। नहीं 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 नहीं, दो अलग अलग एस्टिमेटर है जो सेम इंफॉर्मेशन बताएगा, एस्टिमेटर अलग अलग है तो यूनिक नहीं होगा। टू डिफरेंट एस्टिमेटर्स होंगे। जैसे एग्जांपल है सर कोई जहां कंप्लीट नहीं, यही ले लीजिए। मान लीजिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक कंप्लीट है, अगर यहां से पूछूं 2 टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, सेम तो नहीं, दोनों एस्टिमेटर सेम थोड़ी है, दोनों डिफरेंट हो गया, लेकिन वो भी कंप्लीट आ जाएगा, है ना। 3 टाइम या अपॉन 2 कर देते हैं। जैसे x बार कंप्लीट है तो समेशन xi भी कंप्लीट होगा, या जहां पे समेशन xi कंप्लीट है x बार भी कंप्लीट होगा, क्योंकि दोनों सेम ही इंफॉर्मेशन देगा। मैं एस्टिमेटर अलग अलग है, दे विल प्रोवाइड यू द सिमिलर, जैसे हमने अभी इंटरप्रिटेशन डिस्कस किया कि दे विल प्रोवाइड यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट विल कवर द डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, है ना, ये चीजें हैं, एक्सेप्ट दैट। तो वो चीजें, तो दो अलग अलग x बार जहां कंप्लीट है वहां समेशन xi भी होगा, समेशन xi है तो x बार भी होगा, ये चीज है। सर सपोज यूनिफॉर्म θ1 θ2 है तो इसका क्या कंप्लीटनेस होगा? तो इसमें आपको फाइंड करने पड़ेंगे कि ज्वाइंटली जो आएगा, क्योंकि दो पैरामीटर है तो यहाँ पे सफिशिएंट एस्टिमेटर ज्वाइंट होगा,
तो ज्वाइंट Yes, को ही sir, चेक करना exponential. पड़ेगा आपको, मे बी वो कंप्लीट आ जाएगा, लेकिन वो डेफिनेशन से ही जैसे जाएंगे डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ज्वाइंट पीडीएफ लिख के करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर हाँ, स्टैटिस्टिक्स, एक्स1 एक्शन का लिखना होगा पीडीएफ। हाँ, तो ज्वाइंट हम लोग ज्वाइंट पीडीएफ लिख सकते हैं 2 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ, फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा, जी T1 टू डबल इंटीग्रेशन वहाँ पे आएगा फिर ज्वाइंट के लिए। तो वहाँ लेबनिज रूल नहीं लग पाएगा कैसे? हाँ लगा सकते हैं, अगर वैसा होगा तो लगा सकते हैं, क्यों नहीं, डबल इंटीग्रेशन में भी लेबनिज रूल लगता है? लगा सकते हैं उसमें एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, किसी एक को फिक्स करके ना। अगर 0 से θ1 है, लेकिन वो उसमें आपको देखना पड़ेगा केयरफुल्ली। जनरली जो थ्योरम है तो 1 इंटीग्रेशन सिंगल के लिए ही है, लेकिन अगर एक इंटीग्रल दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा अगर, तो उस तरह से कुछ कर सकते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट एक दूसरे से फंक्शन है और इंडिपेंडेंट लिमिट है तो वर्क कर जाएगा। वैसे अगर इफेक्ट करेगा देन प्रॉब्लम होगी। तो स्टिल यू कैन प्रूव, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग इस क्वेश्चन में भी देख रहे थे कि जैसे क्या था, कंप्लीट सफिशिएंट था। अभी इन्होंने पूछा था कुछ दिन पहले, तो ये क्वेश्चन था कि x1 x2 अप टू xn इट इज IID रैंडम वेरिएबल फ्रॉम दिस PDF। क्या था जी, e की पावर माइनस x माइनस म्यू x मोर देन इक्वल टू म्यू, ये है, ये था 0 अदरवाइज। ठीक है, तो इसमें आई थिंक जो कंप्लीट एस्टिमेटर आता है वो ये आता है। एक तो आएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर द म्यू, है ना, म्यू लेस देन ईच xi, तो म्यू लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल, और एक आएगा समेशन xi माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज कंप्लीट। तो पैरामीटर सिग्मा भी कुछ होगा ना? अच्छा एक मिनट, मैंने एक ही लिखा है, एक और है यहाँ पे, एक और आएगा, पैरामीटर। हाँ यहाँ पे आएगा, तो 2 पैरामीटर भी ज्वाइंट आएगा ना। नहीं तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा उस केस में, तो देखना पड़ेगा वो भी। तो यहाँ पे x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये PDF बनाएगा ना, तो यहाँ 1 अपॉन सिग्मा लिखना पड़ेगा फिर मुझे। यस सर। अब सही है, मतलब PDF बनाना चाहिए, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल टाइप का हो गया या ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल, तो ये है हाँ इस वाले में। इसका आप प्रूफ देख सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। तो इसका अगर प्रूफ देखेंगे आप, जो आपको इंटरेस्ट था अभी, तो इसका प्रूफ मिलेगा, पेज नंबर है 23 आई थिंक, और ऑफ द बुक का नाम है थ्योरी ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, थ्योरी ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन बाय लेहमान। ठीक है ना, ये वही लेहमान है जो लेहमान सेफी थ्योरम दिया है, ये ऑथर है इसका। बुक भी है? हाँ उनका बुक भी है, उन्होंने सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन है, पूरी बुक है, समझिए आप, मतलब कंप्लीटनेस सफिशिएंसी इन सब पे ही पूरी एक बुक है पॉइंट एस्टिमेशन पे। इस केस का तो अप्रोच अलग होगा, लेकिन यूनिफॉर्म का अप्रोच अलग होगा। हाँ नहीं इसमें भी वही है, ज्वाइंट, मैंने प्रूफ देखा है, इसमें कुछ नहीं है, बस ज्वाइंट, इसका ज्वाइंट PDF को इंटीग्रेट कर दिया, डबल इंटीग्रेशन करके, फिर सिंप्लीफाई करके कुछ इंटीग्रल या मेजर की प्रॉपर्टी यूज करके दिखा दिया, GT 0 होगा, GT1 T2 0 होगा, इस तरह से। मान लीजिए ये T1 है, ये T2 है, तो T1 T2 का ज्वाइंट PDF क्या दिखाना पड़ेगा इसके लिए, अगर मुझे कंप्लीट दिखाना था हम क्या दिखाएंगे, कि हम ये दिखाएंगे कि यहाँ पे दिस T इज एक्चुअली T1 कॉमा T2, तो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ G ऑफ T1 T2 इज 0 इम्प्लाइज, आप दिखाओ कि G ऑफ T1 T2 0 होगा फॉर ऑल T1 कॉमा T2, यही है। या जो हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ G ऑफ T1 T2 इज 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, ये है। तो हमें ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पे 23 या 43 देखता हूँ उसमें, 23 या 43, इसका मैं क्या बताया था उनको, इसका PDF अवेलेबल है ऑनलाइन? हाँ गूगल में आप सर्च करेंगे ना, ये 43 या 23 एक बार देखना आप, जहाँ पे भी कंप्लीट डिस्कस किया होगा वहीं पे होगा ना। ये वही ऑब्वियस। तो ठीक है ना, तो ये बाकी इसको चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ भी सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ G ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को 0 पुट करेंगे, एंड हम प्रूव करेंगे कि G ऑफ, मान लीजिए ये जो भी है ना nth ऑर्डर स्टैट T है, तो अभी T nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो वही प्रूफ तो वही करना होगा, GT 0, तो G यहाँ कैपिटल T लीजिए, सो वी हैव टू प्रूव दिस।
सो जी टी इज 0 फॉर ऑल टी, ये दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका होएगा जी टी इंटू पी डी एफ ऑफ टी डी टी इज 0। टी क्या होगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0 से थीटा ही पी डी एफ रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन है। तो आ जाएगा, ये थ्योरम है। यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए ये आएगा कंप्लीट। दिस इज अ थ्योरम, यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब ये पुट कीजिए, पीडीएफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा था। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 to थीटा जी टी इंटू पी डी एफ ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स n इंटू सी डी एफ, इसका क्या है, x अपॉन थीटा, इसकी पावर n-1 अपॉन थीटा डी एक्स। यही पी डी एफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का, चेक कर लीजिए, यूनिफॉर्म 0 थीटा में। अब इसको आप 0 पुट करेंगे, बताइए तो क्या आएगा, इक्वल टू 0। तो आप दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो यू कैन डिफरेंशिएट, पहले उधर भेज दो थीटा वाले टर्म को, बाकी को, तब जाके आसान रहेगा। सो पहले थीटा वाले टर्म को उधर भेज दो, तो ये बचेगा जी टी एन एक्स की पावर n-1 डी एक्स इज 0, थीटा गायब हो गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी थीटा फॉर ऑल थीटा, यही आ जाएगा ना। या वैसे भी इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जी टी 0 आ जाएगा। इफ यू यूज प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ये तो मैं प्रूफ लिख रहा हूँ, ये थ्योरम है। तो दिस इज अ थ्योरम, ये आंसर ओके है, ये भी ओके है। तो और ये कंप्लीट सफिशिएंट है, तो मिनिमल सफिशिएंट होता है, थ्योरम है। कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर यहां से दिखा दो, जी टी 0 होगा फॉर ऑल टी, ठीक है। या जस्ट डिफरेंशिएट कर लो, जी थीटा है ना 0 हो जाएगा, तो फॉर ऑल थीटा वैसा आ जाएगा। यू डिफरेंशिएट इट, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो, जी थीटा यहाँ पे आ जाएगा जी थीटा एन थीटा की पावर n-1 इज 0, तो यहाँ से आ जाएगा जी थीटा इज 0 फॉर ऑल थीटा। थीटा क्या था, मोर देन 0 एनीथिंग, तो ये टी के लिए भी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा जी टी इज 0 फॉर ऑल टी, ये प्रूफ आ जाएगा। बस अभी एक थ्योरम लिख के मैं ख़त्म करता हूँ आज की क्लास। सो अभी के लिए एक थ्योरम है कि जो कंप्लीट एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर है वो मिनिमल सफिशिएंट भी होगा। बाकी कल इसी को कंटिन्यू करूँगा। कंप्लीट एंड सफिशिएंट statistics are minimal sufficient, converse may not be true, है ना। so complete minimal sufficient may not be complete and sufficient। ये अभी कल इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें पार्ट बाकी है, कई सारे पार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो अभी उन्हें मिनिमल सफिशिएंसी का डेफिनेशन लिखा है, कंप्लीटनेस का डेफिनेशन लिखा है। कल अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल फैमिली से, तो अगेन कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमें हर बार डेफिनेशन नहीं लगाना पड़ेगा। अगर एक्सपोनेंशियल फैमिली का पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फैमिली से कंप्लीट एस्टिमेटर कंप्लीट सफिशिएंट मिल जाएगा, तो हमें हर बार डेफिनेशन नहीं लगा। लेकिन जैसे ये था यूनिफॉर्म 0 थीटा इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का पार्ट नहीं है, तो हम फिर इसमें डेफिनेशन ही लगाना पड़ेगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल फैमिली का पार्ट है, तो हम कल डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फैमिली क्या है और फिर उसमें कैसे कंप्लीट निकलेगा, तो इजीली निकल जाएगा उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।